हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ये प्लuralities एंड इक्वालिटीज़ अमॉन्ग सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ तक कर लिया था। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि इंडियन सोसाइटी में कैसे इतनी ज़्यादा फेज़ में इनक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है कि कुछ लोग जहाँ यहाँ तक हमने पढ़ा था कुछ लोग एकदम लग्जरी लाइफ जीते हैं, कुछ लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है और कुछ लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ लोगों के पास एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ लोगों के पास कुछ लोगों को पुलिस जो है बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है और कुछ लोगों को सिर्फ मिट्टी कीड़ा या कीचड़ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स की इनक्वालिटी हैं और ये जितनी भी इनक्वालिटी हैं इन सब को अटेंशन मिलनी चाहिए, इन सब को सीरियस अटेंशन मिलनी चाहिए। इन सब इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्टेट और सोसाइटी दोनों को साथ में काम करने की ज़रूरत है। ये अमर्त्य सेन का कोट है जो उन्होंने 2005 में दिया था। ओके, अभी देखिए यहाँ दिखा रहा है कि कैसे इनक्वालिटी जो है वो परसिस्ट कर रही है इंडियन सोसाइटी में। ये देखिए हंगर जो है वो पूरी दुनिया में इतने लोग भूख से मर जाते हैं। क्रोनिक हंगर किल्ड 6 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। 2005 में जो क्रोनिक हंगर होता है, क्रोनिक हंगर ने 6 मिलियन पीपल मतलब 60 लाख लोगों को मार दिया। हंगर एंड रिलेटेड डिजीजेस क्लेम मोर लाइव्स दैन एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस कंबाइंड। जो हर हंगर मतलब भूख से जितने लोग मरते हैं, भूख जैसे डिजीजेस से जितने लोग मरते हैं, हाँ वो जितने लोग उसमें उससे मरते हैं उससे बहुत कम लोग मलेरिया या टीबी से मरते हैं, एड्स से मरते हैं। सोचिए, तो हंगर से ज़्यादा लोग मरते हैं। ओके, इन हैती एवरी हावर अ 5 year old और यंगर डाइज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। हैती एक कंट्री है, वहाँ क्या है, वहाँ हर 5 साल का बच्चा या 5 साल से छोटा कोई बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन से मर जाता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर की टू एंडिंग वर्ल्ड हंगर। चाइल्ड हंगर की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड हंगर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाइल्ड हंगर को सॉल्व करना है। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एन एस्टिमेटेड 100 million deprived चिल्ड्रन वुड कॉस्ट अबाउट 5 billion a year। सोचिए, अगर 100 मिलियन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, 100 मिलियन मतलब कि हम कहते हैं 10 करोड़ अगर लोगों को, अगर हमें क्या करना है, उनको रिलीफ पहुंचाना है, उनको हंगर से उनको बाहर निकालना है क्रोनिक हंगर से, तो हमें हर साल $5 बिलियन चाहिए हर साल। और सोचिए कितने बिलीनियर्स हैं, अगर वो चाहें तो इसका उपयोग करके अपने पैसे का इनको सही कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। इतने बड़े कहाँ बिलीनियर्स हैं, कहाँ क्रोनिक हंगर में एक साल में 60 लाखों लोग मर जाते हैं। सोचिए, और हैती जगह है जहाँ हर घंटे क्या है, एक 5 साल का बच्चा या उससे छोटा बच्चा उस उम्र का मर जाता है। देखिए, आप दूसरी तरह क्या है, दूसरी जगह इंडिया में भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं भूख से, बहुत बड़ी संख्या है जिसमें लोग क्या करते हैं, भूख से मर जाते हैं। लेकिन इंडिया में ही सबसे ज़्यादा उन कंट्रियों में सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर वाली कंट्रियों में है जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारे लोग मोटे हैं, ओबीज हैं। एंड दैट्स स्टार्टलिंग इज दैट दिल हैज़ लाइक टू गो जॉर्ज ऑन फूड दैट लीड्स टू। जैसे दिल्ली में जो लोग हैं, दिल्ली में जो ज़्यादातर लोग हैं वो मोटे हैं। ओके, क्योंकि उनको अच्छे से खाने पीने की सब चीज़ मिलता है। और उड़ीसा में जहाँ क्या है, उड़ीसा में क्या है, कितने लोग भूख से मर जाते हैं। ओके, ये हमें दिखा रहा है कि एक ही कंट्री में ऐसी 2 अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। हाँ, ऐसे 2 अलग अलग मतलब इंडियन सोसाइटी मान लीजिए, हमें उसको एक सोसाइटी मान के चलें, एक दिल्ली भी उसमें आती है, उड़ीसा में उसमें आती है, तो उसमें ही कहाँ एक जगह एक आदमी खा खा के मोटा हो गया है और एक आदमी जो है वो क्या है, वो भूख से मर रहा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि किस अलग अलग सोसाइटी में हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हों, पर उसमें जो इनइक्वालिटी है वो एक कॉमन है, कॉमन सिमिलैरिटी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। अब इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी ये हमारा 4th टॉपिक है। ओके, सेकंड थर्ड ये हमारा 4th टॉपिक आ गया है। वी आर गोइंग वेरी फास्टली। तो हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, वी हैव ऑलरेडी बीन acquainted with the sociological imagination and the central concern of sociology to study sociology as study society as an interconnected whole। देखिए, आपने पहले हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड एंड शुड बी स्टडीड विद इन आ सोसाइटी। ओके, और हमने ये पढ़ा है कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पूरी सोसाइटी को इंटरकनेक्टेड होल के रूप में पढ़ना। क्योंकि our discussion on the individual's choices and the job market showed how the economic, political and familial, कल्चरल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड। अब देखिए, हम जो जॉब मार्केट वाला हमने जो एग्जांपल लिया था शुरुआत चैप्टर के शुरुआत में, तो उससे पता चल गया था, क्या पता चला था कि कैसे जो अलग अलग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फैमिलियल या कल्चरल जितनी भी सोसाइटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे मान लीजिए
इंस्टीट्यूशन कैसे कनेक्टेड है। तो मान लीजिए आपको इकोनॉमी में आगे जाना है, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए, आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अगर आपकी जो स्टेट है, जो आपका गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, वो बिजनेस जो उसकी वो फ्री इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, फ्री मार्केट उसको सपोर्ट नहीं करता है आपका स्टेट, आपकी गवर्नमेंट, तो आप कहाँ से बिजनेसमैन बनेंगे। अगर मान लीजिए आपको बिजनेसमैन बनना है लेकिन आपकी फैमिली आपको डॉक्टर बनना चाहती है, तो आप कहाँ से बिजनेसमैन बनेंगे। आप कल्चर जो है वो बिजनेसमैन को गंदा मानता है। कल्चर में बोला जाता है कि भगवान की पूजा करो, बिजनेसमैन बन के क्या करोगे, इतना ज़्यादा धन नहीं संचय करना चाहिए, तो आप बिजनेसमैन कहाँ से बनेंगे। हाँ, अगर आपको पढ़ाई नहीं दी गई है बिजनेसमैन बनने की, तो आप बिजनेसमैन कहाँ बनेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। ओके, हाउ द इंडिविजुअल इज बहुत कंस्टेंट बाइट एंड गेट कैन चेंज टू। अब जो इंडिविजुअल है वो इनसे फंसा भी है और इनको चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना, उनको चेंज भी कर सकता है। द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स विल एलैबोरेट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज ऑन कल्चर। आगे कुछ चैप्टर्स होंगे वो इस चीज़ पे एलैबोरेट करेंगे, इस चीज़ को और अच्छे से बताएंगे कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो कल्चर होते हैं वो कैसे दूसरे से कनेक्टेड है और इनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे इनमें हम फंसे हुए हैं। इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सम की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। आगे के चैप्टर्स में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जिससे हमें सोशियोलॉजी को पढ़ने में और मज़ा आएगा और हमें अच्छा लगेगा और हमें मीनिंग पता चलेगी, सोशियोलॉजी की एक डीपर मीनिंग पता चलेगी और उससे हमें सोसाइटी को भी हम समझ पाएंगे, सोसाइटी को भी हम सोसाइटी में होने वाली घटनाओं को, सोसाइटी में होने वाले प्रसंगों को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, और वो हमारे जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। फॉर सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। जो सोशियोलॉजी क्या है, वो ह्यूमन सोशल लाइफ, जो हमारे सामाजिक, मनुष्य की जो सामाजिक ज़िंदगी है उसके बारे में वो पढ़ाई क्या है, सोशियोलॉजी है। जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं किसी सोसाइटी में और जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना क्या है, उनके बारे में पढ़ना क्या है, सोशियोलॉजी। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज आवर ओन बिहेवियर सोशल बीइंग। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कि हम जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग, मतलब जो इंसान है, इंसान समाज से हटकर नहीं रह सकता है। समाज इंसान को प्रभावित करता है, इंसान समाज को प्रभावित करता है, तो इससे उससे हटकर ही नहीं रह सकता। इसीलिए हमें समाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इसीलिए अपने आप को समझने में और समाज समझने दोनों को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। सोशियोलॉजी इज नॉट द फर्स्ट सब्जेक्ट टू डू सो। पीपल हैव ऑलवेज ऑब्जर्व एंड रिलेटेड अपॉन सोसाइटीज एंड ग्रुप्स इन विच दे लिव। सोशियोलॉजी अकेला सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको ये बता रहा है कि समाज आप पर प्रभाव डालता है या आप समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपने सोसाइटी में रहा है, आपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करा है इतने सालों तक। आप जब सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे तब भी आपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करा है, सोसाइटी में रहा है, इसलिए आपको पता है कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी में क्या होता है। लेकिन उसको और डीपर में समझने में, उसकी और डीपर में समझने में, मल्टी डायमेंशनल मीनिंग समझने में आपको ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हेल्प करेगा। दिस एविडेंट इन द राइटिंग, जो हमारे फिलोसफर्स रहे, हमारे रिलीजियस टीचर्स रहे, धर्म गुरु रहे हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, हाँ, उन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी क्या होती है, उन्होंने सोसाइटी को डिफाइन करा है। दिस ह्यूमन ट्रेट टू थिंक अबाउट आवर लाइफ्स एंड अबाउट सोसाइटी इज बाई नो मीन्स कन्फाइंड टू फिलोसफर्स एंड सोशल थिंकर्स। लेकिन ये जो ट्रेट हो, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, ये हमेशा दार्शनिकों मतलब फिलोसफर्स और सामाजिक चिंतकों मतलब सोशल थिंकर्स के पास ही रहा है। All of us to do have ideas about our own everyday life and also about others' lives, about our own society and also about other society। और ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं रहते हैं हमारी लाइफ के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, दूसरी कोई सोसाइटी के बारे में। मान लीजिए आपके पास आइडिया जरूर होगा कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, उनकी क्या क्या इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ें। आपको अमेरिका के बारे में पता होगा कि अमेरिका सोसाइटी कैसी है, वहाँ ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, ब्लैक्स वाइट्स के बीच में कितनी बहुत सालों तक संघर्ष चला। तो आपको और सोसाइटी के बारे में पता है, आपको औरों की लाइफ के बारे में पता है, तो फिर हम इनकी तरफ नहीं बढ़ पाते, फिलोसफर्स और थिंकर्स के बारे में तरह। These are our everyday notions, our common sense in terms of which we live our lives। अब सोशियोलॉजी जो है बहुत कॉमन सेंसिकल सब्जेक्ट है। ओके, हम अगर कॉमन सेंस से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करके अगर कोई चीज़ को देखें तो हम आराम से सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं एज अ सब्जेक्ट और इसको पढ़ भी सकते हैं। हाउ वेयर द ऑब्जर्वेशंस एंड आइडियाज दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन मेक्स अबाउट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दैट ऑफ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस एंड कॉमन सेंस। लेकिन ना ही सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस पर बेस्ड है, ना ही फिलोसफिकल या रिलीजियस टीचर्स के रिफ्लेक्शंस पर बेस्ड है। इन सब के समन्वय को और एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मिलाकर सोशियोलॉजी बनी हुई है, बिकॉज सोसाइटी में सारी चीज़ें रहती हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन अबाउट व्हाट इज मोरल और इमोरल इन ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट द डिजायरेबल वे ऑफ लिविंग एंड अबाउट अ गुड सोसाइटी। जो हमारे फिलोसफर्स हैं या रिलीजियस थिंकर्स रहे हैं, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, इन सब का क्या कहना है और
जो रिलीजियस टीचर्स रहे हैं, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति, या फिर ओशो, जितने भी रिलीजियस टीचर्स या फिलोसफर्स इनको हम कह सकते हैं। रिलीजियस टीचर्स में बुद्ध महावीर, फिलोसफर्स में जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, ये सब जो रहे, इनका कहना था कि क्या मोरल है क्या इमोरल, ये सब ये बताते थे। और ज़्यादातर मतलब फिलोसफर ये बताते हैं। और बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर में क्या मोरल बिहेवियर होता है, क्या इमोरल बिहेवियर होता है, और एक गुड सोसाइटी क्या होती है, गुड सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, गुड सोसाइटी में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे हम गुड सोसाइटी में रह सकते हैं, ये सब प्रोफेसर, ये सब कौन बताते हैं, ये सब बताते थे। सोशोलॉजी टू कंसर्न इससे विथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। लेकिन गुड सोसाइटी, उनके हिसाब से गुड सोसाइटी क्या होती है, इसमें कोई नॉर्म्स ना हो, वैल्यूज ना हो, फिलोसफर्स और थिंकर्स के हिसाब से। लेकिन सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी में नॉर्म्स भी होते हैं, वैल्यूज भी होती हैं, सब चीज़ें भी होती हैं, बट इट्स फोकस इज नॉट ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे ऑट टू बी, एज गोल्स दैट पीपल शुड परस्यू। देखिए, अब ये जो फिलोसफर्स का कहना था कि पुराने नॉर्म्स और गोल्स को हटाओ, नए नए नॉर्म्स और गोल्स को खोजो, जो तुम्हें खुद से लगें, खुद से तुम्हें अच्छे लगें, उनको खोजो, ये फिलोसफर्स का कहना था। लेकिन सोशलॉजी कहती है नॉर्म्स और गोल्स तो ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस सिर्फ नॉर्म्स और गोल्स पे नहीं है, लेकिन हमारा जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे नहीं, हमारा जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ मैंने बोला है, नॉर्म्स और गोल्स नहीं बोला है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो गोल्स पे है, ऐसे गोल्स पे जो पीपल को परस्यू करने चाहिए, पीपल को करने चाहिए। ओके, वो गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को सोशोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं, ये पढ़ते हैं। इट्स कंसर्न इज विद द वे दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज़। आज जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, इनके बारे में तो फिलोसफर्स ने बता दिया कि पुराने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को हटाओ, नए नए नॉर्म्स और वैल्यूज़ को लाओ, जो तुम्हें खुद से लगें सही, जो तुम्हें खुद से अच्छे लगें, उनको लाओ। ठीक ना, जैसे कुछ बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं, बोलते हैं कि सब बाहर के जो पूजा पाठ है उसको छोड़ो, आत्मावलोकन करो। ठीक ना, सोशोलॉजी बोलती है कि ठीक है, नॉर्म्स और वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ गोल्स हैं जो पीपल को परस्यू करने चाहिए। और इसका इट्स कंसर्न इज विद द वे दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज़। सोशोलॉजी बोलती है कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को तो आप मानिए, ठीक है, लेकिन इनको सिर्फ ऐसे गोल्स मत मान लीजिए, इनके बारे में पढ़िए कि कैसी एक्चुअल सोसाइटीज़ में आगे बढ़ते हैं, कैसी एक्चुअल सोसाइटीज़ में काम करते हैं, इनके बारे में आप पढ़िए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहती है सोशोलॉजी। अब देखिए चैप्टर 3 जो है हमारा, उसमें पढ़ेंगे कि जो सोशोलॉजी है, रिलीजन का जो समाजशास्त्र है, वो कैसे थियोलॉजिकल स्टडी, थियोलॉजी मतलब आप पढ़े होंगे, जो आपने थियोलॉजिकल मतलब मैथोलॉजी या और जितने भी जो भगवान से रिलेटेड है, जो ईश्वर से रिलेटेड है, उसको होते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। तो जब आप थियोलॉजिकल स्टडी से, आपने अभी तक सुना होगा रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, लेकिन जब आप समाजशास्त्र से धर्म के बारे में समझेंगे, सोशोलॉजिकल वे ऑफ स्टडिंग रिलीजन समझेंगे चैप्टर 3 में, तो आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। ठीक है, कि कैसे हम इस नॉर्म्स और वैल्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं कि हाउ दे फंक्शन इन अ सोसाइटी। एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर sociologists too. This, however, does not mean that sociology is not content with values. It only means that when a sociologist studies society, the sociologist is willing to observe and collect findings, even if they are not to her his personal liking. जब कोई सोशलॉजी कोई समाज को पढ़ता है, तो उसको क्या करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। अगर वो चीज़ें उसके इंटरेस्ट को, मान लीजिए उसकी आइडियोलॉजी दूसरी है, लेकिन जो उसको चीज़ें दिख रही हैं वो उसकी आइडियोलॉजी के अपोजिट है, लेकिन तब भी उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन पर बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ना, ये सोशलॉजिस्ट का ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मान लीजिए कोई सोशलॉजिस्ट है, लेफ्टिस्ट आदमी है, लेफ्टिस्ट मतलब कि उसको ईश्वर पे इतना विश्वास नहीं है, उसको जो है वो सोशलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देता है, कम्युनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसको इन सब चीज़ों पर विश्वास है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है कैसी सोसाइटी, वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी कर रहा है। हाँ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, और उसको समझ आ गई कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्यों ज़रूरी है समाज में, उसको ये समझ आ रहा है पढ़ के। तो फिर अब उसको क्या होगा, उसको अपने जो पुराने नॉर्म्स और वैल्यूज़ थी वो पढ़ेगा कि नॉर्म्स और वैल्यूज सोसाइटी में कैसे फंक्शन कर रही हैं, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे फंक्शन कर रही हैं। ठीक ना, तो फिलोसफर्स और जो रिलीजियस थिंकर्स हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि पुराने हटाओ, नए लाओ नॉर्म्स और वैल्यूज़, लेकिन सोशियोलॉजी कहती है कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सोसाइटी में क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन कर रही हैं, वो भी पढ़िए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने इसको आपको इतनी बार बता दिया, आपको उसको स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। पीटर बर्गर मेक्स एन अनयूजुअल बट इफेक्टिव कंपैरिजन टू मेक द पॉइंट। पीटर बर्गर जो है वो एक अनयूजुअल मतलब कि बहुत समान नहीं, लेकिन एक इफेक्टिव मतलब इफेक्ट करने वाली, जो इसको अच्छे से समझा पाएँ इस चीज़ को, तो वो एक ऐसा कंपेरिजन करते हैं, तो जैसे ये चीज़ हमें समझ आ पाएँ। वो पीटर बर्गर का क्या कंपेरिजन है, ये देखते हैं।
In any political or military conflict, it is of the advantage to capture the information used by the intelligence organs of the opposite side, but this is so only because good intelligence consists of information free of bias. If a spy does his her reporting in terms of the ideology and ambitions of his superiors, his reports are useless not only to the enemy if the latter should capture them, but also to the spy's own side. अब देखिए, कोई अगर स्पाई है, किसी मान लीजिए भारत का स्पाई पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, वो स्पाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को वो अपने व्यू पॉइंट से हटा कर नहीं कलेक्ट करेगा तो ना वो उसके लिए इफेक्टिव होंगी, ना जो अपोजिट साइड है, अगर उस अपोजिट साइड वाले ने उसकी इन्फॉर्मेशन को पता लग गया कि ये हमारा इन्फॉर्मेशन लेने आया है, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल है, पुलिस ऑफिशियल है, उसको पता चल गया कि ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन लेने आया है कि हम क्या करने वाले हैं, हाँ, तो फिर वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। तो उस पकड़ने के बाद भी उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी नहीं अच्छी होगी, उसके लिए उसको भी नहीं समझ आएगी, दोनों को नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए किसी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कहीं भी हमें अपने व्यू पॉइंट को थोड़ा बगल रखे, एक फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू में से हमें देखना, फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, तो उसी तरह का सोशलॉजी जो है वो एक स्पाई होता है। हाँ, ही हर जॉब इज़ टू रिपोर्ट एज एक्यूरेटली एज शी कैन अबाउट अ सर्टेन टेरर। देखो, सोशलॉजिस्ट कोई चीज़ को अगर पढ़ता है ना तो उसको अपनी व्यू पॉइंट को हटा देना है, और उस व्यू पॉइंट को हटा के उसको जो चीज़ें दिखती है उसको सीधा उसे बता देना है। इसको सोशलॉजिस्ट कहते हैं। Does this mean that sociologist has no social responsibility to ask about the goals of his study or the work to which his sociological findings will be applied? She has such a responsibility just like any other citizen of society, but this asking is not sociological asking. This is like the biologist who oppose biological knowledge can be employed to heal or kill. This does not mean the biologist is free of responsibility as to which use he sucks. देखिए, जैसे कोई बायोलॉजिस्ट है, अब उसको क्या करना है, उसको पता है कि उसके द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन होगी, हाँ, उसकी जो बनाई जो नॉलेज होगी, उसके बनाई गई जो मेडिसिन होगी, वो किसी को ठीक भी कर सकती है, किसी को मार भी सकती है। ओके, किसी को ठीक भी कर सकती है, किसी को मार सकती है, किसी को पावर होती है, उसको नॉलेज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, है कि नहीं उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको ये देखना है कि उसकी जो मेडिसिन है वो ठीक से है कि नहीं, किसी को सही करेगी, गलत करेगी, किसी के ऊपर सही इफेक्ट करेगी, गलत इफेक्ट करेगी। सोशलॉजी हैज़ फ्रॉम इट्स बिगिनिंग्स अंडरस्टूड इटसेल्फ एज अ साइंस। वैसे ही सोशलॉजी जो है वो भी अपने आप को एक साइंस के रूप में देखी है। ओके, अपने आप को साइंस के रूप में देखती है। अनलाइक कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशंस और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस और थियोलॉजिकल कमेंट्रीज, सोशलॉजी इज बाउंड बाय साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसीजर। ओके, अब देखिए, तो सोशलॉजी जो है मैंने आपको बता देना, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, रिलीजियस रिफ्लेक्शन, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, इन थियोलॉजिकल कमेंट्रीज, इन सब का मतलब नहीं है सोशलॉजी, ना ही सोशलॉजी का मतलब कॉमर्स से रिलेटेड है। सोशलॉजी जो है वो साइंटिफिक प्रोसीजर से, मतलब साइंटिफिक प्रोसीजर मतलब कि अगर कोई चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो वो अपने, जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट को भगवान में बहुत विश्वास है, तो अगर उसको कहीं दिख गया, कोई उसको प्लेनेट दिखा, उस प्लेनेट पे क्या हुआ, उस प्लेनेट को उस प्लेनेट पे उसको क्या दिखा, उस प्लेनेट पे उसको कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखी जिसमें भगवान का कोई अस्तित्व दिख रहा हो, भगवान कोई साक्ष्य दिख रहा हो, तो क्या करेगा वो, उस प्लेनेट पे वो भगवान पे देगा, ऐसा नहीं करेगा वो। तो इसलिए अपनी चीज़ को हटा के, अपने जो व्यू पॉइंट है उसको बगल में रख के, बार बार किसी चीज़ को टेस्ट करने का, बार बार किसी को ऑब्जर्वेशन में रखने को, टेस्ट करने को, जो पता चला है उसको भी टेस्ट करने को, ये नहीं मानने को जो मुझे पता है वो असली है, जो मुझे पता है वो सत्य है, ये ना मानने को ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर कहते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिफिक टेम्परमेंट जिसको क्या होता है, कोई चीज़ आपको पता चली है कि ये ऐसी होती है, उसको आप सत्य न माने, उसको पहले आप टेस्ट करें सही है कि नहीं, टेस्ट करने के बाद उसको आप अंतिम सत्य न माने, उस पर बार बार टेस्ट करें, बार बार उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन उस पर करें, बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें उसके साथ, तब जो आंसर निकले उसको भी आप अपना ना माने, उसको भी माने कि ये गलत हो सकता है। तो उसी तरह सोशलॉजिस्ट होते हैं, वो अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को आखिरी नॉलेज नहीं मान लेते, वो मानते हैं कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट, और कैसे अलग लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो इस तरह जो सोशलॉजिस्ट होता है उसकी भी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सोशलॉजिकल फाइंडिंग वो कर रहा है वो कैसे अप्लाई होंगी, उसको देखने के लिए, उस प्रोसीजर को देखने के लिए ही वो, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो फाइंडिंग कर रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ओके, जैसे बायोलॉजिस्ट का क्या मानना होता है कि बायोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो दवाई बना रहे हो किसी के ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगी, गलत इफेक्ट करेगी। सोचिए, समझे।
समझ लीजिए आप लोग। अब इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट्स दैट द sociologist arrives at must be arrived at through the observations of certain rules of evidence that allow others to check on or to repeat to develop his her findings further। जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक। There has been considerable debate within sociology about the differences between natural science and human science, between quantitative and qualitative research. We need not enter this here, but what is relevant here is that sociology in its observation analysis has to follow certain rules that can be checked upon by others। अब देखिए हर बार ही माना गया है कि जो नेचुरल साइंस होती है और जो ह्यूमन साइंस होती है, मतलब जो सोशलॉजी मान लीजिए, साइकोलॉजी हो गई, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन साइंसेस हैं। और नेचुरल साइंस क्या हो गई, इसे जो साइकोलॉजी है वो नेचुरल साइंस ह्यूमन साइंस दोनों मानी जाती है। लेकिन हमारी जो सोशलॉजी हो गई या एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सब ह्यूमन साइंसेस हैं। और नेचुरल साइंसेस क्या है, नेचुरल साइंसेस हो गई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हाँ, साइकोलॉजी, फिजिक्स, ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई नेचुरल साइंसेस। तो ये हमेशा माना गया है कि जो नेचुरल साइंस है और जो ह्यूमन साइंस है, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, कि इनके बीच में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस होता है। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या रिलेवेंट है यहाँ की, रिलेवेंट यहाँ क्या बात है कि दैट सोशलॉजी इन इट्स ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हैज़ टू फॉलो सर्टन रूल्स दैट कैन बी चेक्ड अपॉन बाई अदर्स। जिसको सोशलॉजी को अपने काम में, किसी भी सोशलॉजिस्ट को अपने काम में, अपने स्टडी में ऐसे रूल्स को रखना चाहिए जिन रूल्स पर दूसरा आदमी भी काम कर सके। उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो स्टडी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो टेस्टिफाइबल हो, बट फॉल्सिफाइबल हो, टेस्टेबल हो, फॉल्सिफाइबल हो। और हाँ, ये 2-3 चीज़ें होती हैं ना, टेस्टेबल और फॉल्सिफाइबल। ओके, तो ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए अपनी स्टडी को मतलब वैलिड प्रूफ करने के लिए। ओके, नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस का जो डिफरेंस है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन द नेक्स्ट सेक्शन भी अब देखिए फिफ्थ सेक्शन है, उस वी कंपेयर सोशोलॉजिकल नॉलेज टू कॉमन सेंस नॉलेज विच वी विल वंस अगेन एम्फेसिस द रूल ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स इन द मैनर इन विच सोशोलॉजी कंडक्ट्स इज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए सोशोलॉजिकल जो नॉलेज है, जो समाज की जो नॉलेज है, जो समाज शास्त्र की जो नॉलेज है, उसको हम कॉमन सेंस नॉलेज से कंपेयर करते हैं कि जो बस सोशोलॉजी में सब होता है कि उसको कॉमन सेंस नॉलेज से कंपेयर करते हैं कि कैसे जो मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं किसी सोशोलॉजिकल स्टडी में, वो कैसे किसी सोसाइटी को ऑब्जर्वेशन को अच्छे से बता सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन सेंस। क्योंकि कॉमन सेंस में कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन जो सोशोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें सब सभी चीज़ें होती हैं। इसलिए सोशोलॉजिकल स्टडी टू स्टडी सोसाइटी इज़ फार बेटर दैन कॉमन सेंसिकल नॉलेज टू स्टडी सोसाइटी। ओके, Chapter 5 of this book will provide you with a sense of what sociologists do and how they go about studying society. An elaboration of the differences between sociology and common sense knowledge will be help towards a clear idea of the sociological approach and method। तो ये जो 5th चैप्टर होगा वो आपको बताएगा कि सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैसे सोसाइटी के बारे में डीप में स्टडी करते हैं और कैसे कॉमन सेंसिकल नॉलेज और सोशोलॉजी के में बहुत सारा अंतर होता है और कैसे इस अंतर को समझने से हमें सोशोलॉजी को और अच्छे समझने में मदद मिलती है। थैंक यू।